हमारा आज का टॉपिक है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मैं कवर कर चुकी हूँ ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। तो आज हम डिस्काउंटिंग देखेंगे। डिस्काउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, तो मैंने इसको थोड़ा डिटेल में कवर किया है। डिस्काउंटिंग को देखने से पहले थोड़ा सा पीछे चल के उसका देख लेते हैं कि स्टार्टिंग क्या थी, आपने इसमें क्या पढ़ा था। बिल ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज रिटन फॉर्म में होता है। इसमें मैक्सिमम 3 पार्टीज हो सकती है, मिनिमम 2 होती है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है, जो राइटर होता है, वो इसका ड्रॉअर कहलाता है। इसके अलावा इसमें ड्रॉई और पेई होते हैं। ठीक है, तो पहले इसका प्रोफार्मा देखते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये इसका बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोफार्मा है। तो वेट अ मिनट। ओके, तो देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ 2 मंथ आफ्टर डेट पे टू मिस्टर सी। तो पेमेंट किसको मिलनी है? मिस्टर सी को मिलनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिस्टर सी कौन है? मिस्टर सी है जिन्होंने सामान बेचा है, क्योंकि जो सेलर होगा वही तो आपका वही पेमेंट रिसीव करेगा ना। और मैंने बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज एक अकेला ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जिस व्यक्ति को पेमेंट लेनी है वही बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है या बनाता है। इस वजह से देखिए आपका पेई में भी मिस्टर सी लिखा है और ड्रॉअर में भी क्या लिखा है? मिस्टर सी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बना रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है जिसे पेमेंट रिसीव करनी है। सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की केस में ऐसा होता है और किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता। अगर आप चेक की बात करो तो कौन लिखता है? जिसे पेमेंट करनी है वो लिखता है। वैसे ही प्रॉमिसरी नोट में, प्रॉमिसरी नोट अभी आप आगे पढ़ोगे तो वो कौन लिखता है? जो प्रॉमिस देता है, जिसे पेमेंट करनी है वो लिखता है। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक अकेला इंस्ट्रूमेंट ऐसा है बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो लिखता कौन है? जिसे पेमेंट ना कि करनी है बल्कि लेनी है, जिसे लेनी है वो लिखता है। तो आपका मिस्टर सी इस केस में क्या है? मिस्टर सी आपके सेलर है। सेलर है प्लस, सॉरी फॉर द राइटिंग, बहुत गंदी राइटिंग बन रही है इस पर। तो मिस्टर सी आपके कौन है? सेलर है। और वो आपके कौन है? ड्रॉअर है, जो आपका बिल लिख भी रहे हैं और उसका पेमेंट रिसीव भी कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बिल लिखा किस पर गया है? ये बिल लिखा गया है मिस्टर डी पे। तो मिस्टर डी कौन हो गए? जिनको पेमेंट करनी है, या अगर हम इसकी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज में बोले तो ड्रॉई। ड्रॉई वो व्यक्ति होता है जो उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, जो उस पर एक्सेप्टेंस देगा, है ना, यानी कि परचेजर। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आपका पेई, ड्रॉअर और ड्रॉई कौन कौन होते हैं। अब हम चलते हैं, अगर हम बेसिक बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आप देखो, डिस्काउंटिंग से पहले हम बेसिक ट्रांजैक्शन कैसे होता है पहले तो हम ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर उसको डिस्काउंट करा लेते हैं तब क्या कंडीशन बनती है। अगर आप बेसिक बिल ऑफ एक्सचेंज की कंडीशन देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉअर। ड्रॉअर के नीचे लिखा है सेलर या एक्सपोर्टर। सेलर यानी कि जो व्यक्ति सामान बेच रहा है, जिसे पेमेंट मिलने वाली है, वही यहाँ पर क्या है? ड्रॉअर है। ठीक है, ड्रॉअर। और अगर नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहने का मतलब है सिर्फ ड्रॉअर और ड्रॉई इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में जो आपका ड्रॉअर है वही आपका क्या हो जाएगा? पेई भी हो जाएगा। उसके बाद आपका ये देखिए बायर यानी कि जो सामान खरीद रहा है, जिसे पेमेंट करनी है, वो आपका कौन है? वो आपका ड्रॉई है। तो इन्होंने क्या किया? ड्रॉअर ने क्या किया? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर ड्रॉई को दिया। ये देखिए एरो बना हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर ड्रॉइंग बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज या उसका ड्राफ्ट बना के इन्होंने क्या करा? बायर के पास भेज दिया। फिर बायर ने क्या किया? उस पर एक्सेप्टेंस देकर उस पर सिग्नेचर करके वापस से क्या करा? ड्रॉअर के पास भेज दिया। जिसने बनाया था, जिसे पेमेंट रिसीव करनी थी, उसके पास वापस भेज दिया। अब अगर नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज की कंडीशन होगी, यानी कि उसका एंडोर्समेंट नहीं होगा, उसका डिस्काउंट नहीं होगा, तो क्या होगा? ड्रॉअर उस टाइम पीरियड के बाद अपने बिल को ड्रॉई के पास लेकर जाएगा और ड्रॉई उसका पेमेंट कर देगा। बिल को ले लेगा और उसका पेमेंट कर देगा। या ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है। बेसिक बिल ऑफ एक्सचेंज अगर देखा जाए तो इसी तरह से ड्रॉअर लिखता है, ड्रॉई एक्सेप्ट करता है, ड्रॉई एक्सेप्ट करने के बाद ड्रॉअर को वापस करता है, फिर मैच्योरिटी पर ड्रॉअर वापस ड्रॉई के पास लेकर जाता है और पेमेंट हो जाती है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन होती है इंडोर्समेंट की। अगर आपका इंडोर्समेंट हो जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज इंडोर्समेंट मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। इंडोर्समेंट मीन्स ट्रांसफर कर देना। अब वो बाय द डिलीवरी भी हो सकता है और बाय द ऑर्डर भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? किसी थर्ड पार्टी के पास उसका इंडोर्समेंट कर दिया गया।
अब अगर ये इंडोर्समेंट हम बैंक के पास कर दें, बैंक को दे दें, मतलब क्या, बिल किसके पास है इस समय, ड्रॉअर के पास है ना, क्योंकि एक्सेप्ट करके जो बिल था वो किसको दिया था, ड्रॉई ने ड्रॉअर को दिया था। तो अगर हम बैंक से उसको डिस्काउंट करा ले, पैसे लेने के लिए हम बैंक के पास चले जाएं, तो वो कहलाती है डिस्काउंटिंग की कंडीशन, हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। एक दूसरी कंडीशन ये होती है कि हम किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर सकते हैं, सपोज ए, बी और सी 3 पार्टीज हैं, तो आप किसी थर्ड पार्टी को भी उस कंडीशन में अपने बिल को इंडोर्स कर सकते हो, और वो पेमेंट जो थर्ड पार्टी होगी वो पेमेंट जाकर लेगी, ठीक है। और बैंक में भी 2 बैंक होंगे, एक पेई का बैंक होगा, एक ड्रॉअर का बैंक होगा। अगर हम डिस्काउंट कराते हैं बिल को, तो इस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है क्योंकि दोनों के अकाउंट एक ही बैंक में हो, है ना, तो उनके भी 2 अलग अलग बैंक्स होंगे। तो 3 कैटेगरीज इन्वॉल्व होंगी, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, और जिसमें कि जो बैंक होगा, जो जब हम डिस्काउंट करा लेंगे तो वो 2 बैंक होंगे, एक होगा आपका ड्रॉअर का बैंक, एक होगा ड्रॉई का बैंक। अच्छा, अब बिल डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता क्या है, वाइल डिस्काउंटिंग बैंक्स बाय द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट एंड क्रेडिट द वैल्यू ऑफ द बिल आफ्टर अ डिस्काउंट चार्ज टू द कस्टमर्स अकाउंट। कहने का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 पर्सनस ए एंड बी, एक ड्रॉअर है एक ड्रॉई है। अब क्या किया, ड्रॉअर ने बिल लिखा, ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, और उसने ये कंडीशन उसमें है कि आपको 3 महीने के बाद पेमेंट करना है। जो ड्रॉई है वो ड्रॉअर को कितने टाइम के बाद, 3 महीने के बाद पेमेंट करेगा। आफ्टर 3 months पेमेंट विल बी डन, बट बिफोर 3 months इफ देर इज अ नीड ऑफ कैश, अगर जो ड्रॉअर है जिसने सामान सेल किया है उसको कैश की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, वो ये कर सकता है कि वो अपना बिल जाके बैंक से डिस्काउंट करा लेगा। डिस्काउंट कराने का क्या मतलब हुआ, बैंक ने उसके बिल को खरीद लिया, बैंक बाय द बिल, खरीद लिया, क्योंकि बिल ले लेगा और बिल के बदले में वो पेमेंट कर देगा, तो खरीद लिया एक तरह से। डिस्काउंटिंग मीन्स बैंक ने बिल को क्या करा, खरीद लिया बिफोर इट्स ड्यू डेट। आपकी जो मेच्योरिटी थी, जो ड्यू डेट थी, वो कितने टाइम के बाद थी, वो 3 महीने के बाद थी, पर आपको 3 महीने से पहले पैसे की ज़रूरत है, तो आपने 1 महीने पे, 1.5 महीने पे, 2 महीने पे जाके उसको डिस्काउंट करा लिया। तो इस वजह से क्या लिखा है, बिफोर इट्स, जब वो ड्यू होगा उससे पहले पहले उसको खरीद लिया बैंक ने। एंड क्रेडिट द वैल्यू ऑफ द बिल, जो बिल की वैल्यू होगी उसको क्रेडिट करने का क्या मतलब होता है, डेबिट करते हैं, जब अकाउंट से आपके पैसे निकलते हैं तब लिख के आता है डेबिट हो गया, है ना। तो क्रेडिट का क्या मतलब हुआ, अकाउंट में पैसे आ गए, आपको पेमेंट कर दिया बैंक ने, किसने कर दिया, बैंक ने कर दिया। आफ्टर अ डिस्काउंट चार्ज, डिस्काउंट चार्ज का क्या मतलब हुआ, अब अगर बैंक बिल आपका खरीद रहा है या बैंक आपसे आपके बिल को डिस्काउंट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसका भी कोई फायदा होगा तभी वो ऐसा करेगा, है ना। बैंकिंग इज नॉट अ चैरिटी, बैंकिंग इज ऑल्सो अ बिजनेस। तो बैंकर जो होगा वो किस को, जब उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा होगा, जब उसको कुछ बदले में प्रतिफल मिल रहा होगा, कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी वो बिल को डिस्काउंट करेगा। तो कहने का क्या मतलब है, सपोज आपका 10,000 का बिल है, ठीक है, 10,000 का आपका बिल है, और क्या हुआ, जो बैंक है उसने क्या किया, 900 का खाली पेमेंट किया, आपको कितने का पेमेंट किया, 900 का। तो ऐसे कंडीशन में उसने 100 रुपीज़ क्या करा, डिस्काउंट के तौर पर काट लिए। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है क्रेडिट द वैल्यू ऑफ द बिल आफ्टर अ डिस्काउंट चार्ज एट अ कस्टमर्स अकाउंट। क्लियर, आपके तो डिस्काउंटिंग क्या हुई, ये 4 चीज़ें याद रखिएगा। डिस्काउंटिंग क्या हुई, पहला तो बैंक क्या करता है, बाय करता है, बिल को खरीद लेता है। दूसरा क्या करता है, बिफोर इट इज ड्यू, जब वो ड्यू होगा उससे पहले पहले खरीद लेता है। तीसरा, क्रेडिट द वैल्यू ऑफ द बिल, जो बिल की वैल्यू है उसको क्रेडिट कर देता है। और लास्ट आपका वो वैल्यू कैसी होती है, आफ्टर आ डिस्काउंट चार्ज, डिस्काउंट चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो कस्टमर के अकाउंट में डाली जाती है। सपोज 1000 का बिल है, उस पर 50 रुपीज़ का डिस्काउंट उसने लगाया, तो वो क्या करेगा, वो 950 अकाउंट में डालेगा। ओके, अब देखिए देर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। पहला आपका है इम्पोर्ट बिल डिस्काउंट, दूसरा है एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंट। ये आपने पढ़ा होगा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, जब मैंने टाइप्स पढ़ाए थे आपको याद होगा। इम्पोर्ट बिल डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस ऑफर्ड बाय द बैंक टू इम्पोर्टर अकॉर्डिंग टू हिज डिमांड अपॉन रिसीविंग द बिल्स अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इम्पोर्ट कलेक्शन आइटम्स।
और दूसरा आपका है एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग, इट इज़ अ फाइनेंसिंग ऑफ मनी इन ट्रांजिट सप्लाई बाय द बैंक। तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के केस में ये अलग अलग बिल की डिस्काउंटिंग होती है, डिपेंड करता है कि वो बिल कौन लेकर जा रहा है। अब इसी चीज़ को एक बार पिक्चर की हेल्प से समझ लेते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका सेलर है, ठीक है। सेलर मैंने बोला था, सेलर आपका ड्रॉर तो होता ही है और किसी कंडीशन में पेई भी होता है, ठीक है। उसने क्या किया, सेल किया। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, सेल गुड्स फॉर द पेमेंट इन एग्रीड टाइम पीरियड। किसको सेल किया, बायर को किया, ठीक है, बायर को सेल कर दिया। यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये ड्रॉई कर लीजिएगा, इट इज नॉट ड्रॉअर, इट इज ड्रॉई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो बिल है उसका, जो उसकी डिलीवरी है उसको क्या कर दिया, उस पर एक्सेप्टेंस देके उसको वापस से जिसको पेमेंट होनी थी उसको क्या कर दिया, बिल को वापस कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो ड्रॉर जो आपके सेलर है, जिन्होंने बिल लिखा है, ड्रॉर है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल को प्रेजेंट किया। कहाँ प्रेजेंट किया, बैंक में प्रेजेंट किया, ठीक है। किस लिए प्रेजेंट किया, डिस्काउंटिंग के लिए प्रेजेंट किया। अब जो बिल था वो ये जो सेलर है, जो ड्रॉर है, जो पेई है, उससे किसके पास चला गया, वो चला गया बैंक के पास। और बैंक ने क्या कर दिया, जितना अमाउंट था, जितना डिस्काउंटेड अमाउंट था, उसका पेमेंट किसको कर दिया, पेई को कर दिया। इस कंडीशन में क्या हो गया, ये जो पेई है ये आपके पूरे ट्रांजेक्शन से आउट हो गए, क्योंकि इन्होंने सामान बेचा, सामान बेचने के बाद इन्होंने बिल लिख के दिया, फिर इनको एक्सेप्ट किया हुआ बिल वापस मिला, फिर इन्होंने अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया, फिर बैंक ने इनसे इनका बिल लेकर इनको पेमेंट कर दी। तो ये पूरे के पूरी ट्रांजैक्शन से बाहर हो गए। अब बिल किसके पास है, अब बिल है बैंक के पास। तो पेमेंट किसे मिलेगी, जो बिल का पेमेंट लेने जाएगा मैच्योरिटी डेट पे ड्रॉई से, वो कौन लेने जाएगा, वो जाएगा बैंक, ठीक है। इस कंडीशन में कुछ एंट्रीज होती हैं बुक्स में, ड्रॉई की और ड्रॉर की बुक में। अगर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आता है आपका एग्जाम में तो आपको ये एंट्रीज लिखनी पड़ेंगी। अगर आप थ्योरी इतना, क्योंकि थ्योरी इसमें ज़्यादा है नहीं, डिस्काउंटिंग का मतलब है आपने अपने बिल को बैंक में बेच दिया, ठीक है। तो बिल को बेच दिया और उसके बदले में पेमेंट ले लिया, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको एंट्रीज करके दिखानी पड़ेंगी कि उसकी क्या एंट्रीज होंगी। तो देखिए फर्स्ट पर, When goods are sold on credit, क्योंकि बिल किस कंडीशन में लिखा जाएगा ये ध्यान रखिएगा, कभी भी जब सेलिंग परचेजिंग तो किस कंडीशन में होगी, वो क्रेडिट कंडीशन में होगी। कभी भी कैश में गुड्स एंड सर्विसेज का परचेजिंग एंड सेलिंग नहीं होगी, क्योंकि कैश की कंडीशन में होगी तो बिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने कैश में पेमेंट कर दिया, सामान ले लिया, बात खत्म। बिल की ज़रूरत ही वहाँ पर पड़ेगी जहाँ पे हम क्रेडिट में ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो सामान है वो क्रेडिट पर क्या किया है, सेल किया है। अब ड्रॉर पर आते हैं, ड्रॉर के अकाउंट्स में देखते हैं। ड्रॉर आपका कौन होता है, ड्रॉर आपका होता है जिसने सामान बेचा है, जिसने बिल को लिखा है कह लीजिए, है ना, या जिसको पेमेंट मिलने वाली है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ड्रॉई को डेबिट कर दिया, जिससे हमें पेमेंट लेनी है। आपको याद होगा जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो आप डेटर्स को एसेट्स की साइड लिखते थे और क्रेडिटर्स को लायबिलिटी के साइड लिखते थे। और अगर हम डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से पूछें आपसे कि बैलेंस शीट में डिफाइन कीजिए, तो जो आपका लायबिलिटी साइड है वो क्रेडिट साइड माना जाता था और जो आपका एसेट साइड है वो आपका डेबिट साइड माना जाता था। इसीलिए आप वहाँ पे लिखते थे डेटर्स, है ना, लेनदार। तो आपका जो ड्रॉई है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एक तरह से एसेट है, क्योंकि आपको पेमेंट मिलेगी ना उससे, वो पैसा तो आप ही का है। तो उसको आप क्या कर दोगे, उसको आप डेबिट कर दोगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। सेल्स अकाउंट को क्यों क्रेडिट करोगे, जो हमारे यहाँ से सामान जा रहा है, व्हाट गोज आउट दैट विल बी क्रेडिटेड। ये अकाउंट्स का रूल होता है, व्हाट कम्स इन दैट विल बी डेबिटेड, व्हाट गोज आउट दैट विल बी क्रेडिटेड। तो आपके पास से क्या जा रहा है, सामान जा रहा है ना, गुड्स जा रहा है, और किसके तौर पर जा रहा है, सेल्स, आप सेल कर रहे हो उसको। तो आपका सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स अकाउंट तो नहीं लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा, परचेज अकाउंट होता है या सेल्स अकाउंट होता है। सामान खरीदोगे तो परचेज अकाउंट है, बेचोगे तो सेल्स अकाउंट है। तो आपने सामान बेचा है यहाँ पर, तो इस वजह से आपका सेल्स अकाउंट क्या हो गया है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया है। मैं डिटेल में थोड़ा बता रही हूँ, शायद आप जनरल एंट्रीज भूल गए हो ये सोचकर, ठीक है। आपका ड्रॉई यहाँ पर डेबिट हो गया और आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया
और ये किसकी नरेशन क्या होगी इस एंट्री की, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा, ये तो आपका हो गया ड्रॉर। अब हम आते हैं ड्रॉई पर। ड्रॉई में देखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, क्या मतलब हुआ कहने का। अब इस वाला पहले वाले को देखिए, यहाँ पे इन्होंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था, ड्रॉर के अकाउंट में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था क्योंकि सामान बेच रहे हैं। तो जब ये बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है, ड्रॉई खरीद रहा है ना, जो एक्सेप्टेंस दे रहा था बिल की वो खरीद रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर भी सेम रूल लगेगा, व्हाट कम्स इन दैट विल बी डेबिटेड, व्हाट गोज आउट दैट विल बी क्रेडिटेड। तो परचेजेस अकाउंट, आप सामान खरीदोगे तो आपके पास सामान आया ना, आपके बिजनेस में आया, तो जो चीज़ आ रही है उसको हम डेबिट करते हैं, और किस रूप में आ रही है, परचेजेस के रूप में आ रही है। तो इस वजह से हमने क्या किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया। और यहाँ पे क्रेडिट किसको कर दिया, ड्रॉर को क्रेडिट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है ना, ये हमारा क्रेडिटर है, हमें इसको पेमेंट करनी है। यहाँ पर हमें ड्रॉई से पेमेंट मिलनी थी, इस वजह से हमने इसको डेबिट करा था। पर ड्रॉई के केस में ड्रॉर हमारा क्रेडिटर है, इसको हमें पेमेंट करनी है, ये एक तरह की लायबिलिटी है हमारी, इस वजह से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो आई थिंक ये एंट्री, पहली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। जब हम गुड्स को क्रेडिट पर बेचते हैं तो ड्रॉर के अकाउंट में होता है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, दूसरी तरफ ड्रॉई के अकाउंट में होता है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, यानी कि बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम द ड्रॉर ऑन क्रेडिट। आप इसके आगे ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो क्योंकि क्रेडिट में ही यहाँ पे सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है। अब हम आते हैं दूसरी एंट्री पर, व्हेन बिल इज ड्रॉन। देखिए पहली कंडीशन क्या थी, आपने सामान खरीदा बेचा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि जब पेमेंट आपको इंस्टेंटली नहीं मिली, जब आपने क्रेडिट पर बेचा है तो आपको इंस्टेंटली पेमेंट नहीं मिली ऑब्वियसली, तो उसकी कंडीशन पे आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप चेक बना के दे सकते हो, आप प्रॉमिसरी नोट लिख के दे सकते हो, और या फिर जिसको पेमेंट रिसीव करनी है वो खुद से बिल बनाकर आपको दे देगा। तो यहाँ पर क्या है, हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम बिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, बिल बनाया गया, बिल ड्रॉ किया गया। तो दूसरा क्या है, व्हेन बिल इज ड्रॉन, जब बिल बनाया जाता है। बिल कौन सा, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल हमारे दो तरह के होते हैं, ये भी आई थिंक आप पहले पढ़ चुके होंगे। एक होता है बिल रिसीवेबल और एक होता है बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल होते हैं जो हमें पेमेंट मिलनी है, बीआर को हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड लिखते हैं, क्योंकि वो पेमेंट हमें क्या होनी है, मिलनी है। और बिल्स पेबल को कहाँ पर लिखते हैं हम, क्रेडिट में, मतलब हमारे क्रेडिटर्स होते हैं एक तरह से कह लीजिए, या फिर हम उसको लायबिलिटी साइड लिखते हैं क्योंकि उसका पेमेंट हमें करना है, ठीक है। तो बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल हमेशा हमारा क्रेडिट में रहेगा और बिल रिसीवेबल हमेशा हमारा डेबिट में रहेगा। तो जो ये हमारा पहला ड्रॉर की बुक में जो हम एंट्रीज को देखेंगे तो इन्होंने बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया है। क्यों डेबिट किया है, क्योंकि जब इन्होंने बिल लिखकर ड्रॉर के पास भेजा, ठीक है, किसने बिल लिखा, ड्रॉर ने बिल लिखा और उसको एक्सेप्टेंस के लिए ड्रॉई के पास भेजा, तो ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके बिल को वापस ड्रॉर के पास भेजा। तो बिल क्या हो रहा है हमारे पास, बिल हमारे पास आ रहा है। तो अगेन वही बात, व्हाट कम्स इन दैट विल बी डेबिटेड। बिल हमारे पास आ रहा है तो इट विल बी डेबिटेड। पर ये कौन सा बिल है, ये बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल क्यों है, क्योंकि इससे हमें पेमेंट मिलनी है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। अब ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है, कौन पेमेंट करेगा इस बिल की, ड्रॉई करेगा ना, तो ड्रॉई क्रेडिट हो गया। इसके नीचे नरेशन हो गई आपकी, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम द ड्रॉई। क्या मतलब हुआ, हमने ड्रॉई से जिसे पेमेंट करना है, जो भुगतान करता है, उससे हमने स्वीकृति प्राप्त कर ली, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम द ड्रॉई। अब आते हैं हम ड्रॉई की बुक्स में। ड्रॉई की बुक्स में क्या हो जाएगा, ड्रॉर डेबिट हो जाएगा। ड्रॉर, अच्छा यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ है, ड्रॉर तो हमारा क्रेडिटर है, ड्रॉर को तो हमें पेमेंट करनी है तो वो तो हमारे क्रेडिट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ड्रॉर इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि हमने जो बिल एक्सेप्ट किया था वो हमने ड्रॉई को भेज दिया है ना, ड्रॉई के पास चला गया ना, तो इस वजह से यहाँ पे ड्रॉई को डेबिट में डाला गया है, क्योंकि ड्रॉई के पास वो हमारा बिल, हमारा एक्सेप्ट किया हुआ बिल है। एक्सेप्ट किया हुआ बिल का मतलब है कि उसके पास श्योरिटी है कि पेमेंट हम करेंगे। तो यहाँ पे बिल क्योंकि ड्रॉर के पास है, इस वजह से यहाँ पे हमने क्या करा, ड्रॉर को डेबिट में रखा है। और हमें क्या, किसके थ्रू पेमेंट करनी है, क्या पेमेंट करनी है, बिल पेबल। जो हमने बिल एक्सेप्ट किया था वो हमारे लिए बिल पेबल है, ड्रॉर के लिए वो बिल रिसीवेबल है, पर ड्रॉई के लिए वही सेम बिल पेबल है, क्योंकि उसे उसका पेमेंट करना है ना। तो यहाँ पे बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। और क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि बिल आपके पास से गया है,
ड्रॉअर के केस में बिल आ रहा था इसलिए यहाँ पर डेबिट हो रहा था ड्रॉअर के अकाउंट्स में, पर ड्रॉई के अकाउंट्स में क्योंकि इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि बिल पे बिल आपके पास से जा रहा है। जो चीज़ जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, जो चीज़ आती है उसे हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास से बिल जा रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर बिल पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया है। और किसके कॉन्टेक्स्ट में किया है? ड्रॉअर के कॉन्टेक्स्ट में किया है। तो यहाँ पे बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू द ड्रॉअर, हमने क्या किया? अपनी स्वीकृति ड्रॉअर को, बिल के लेखक को या भुगतान प्राप्तकर्ता को दे दी। ठीक, अब हम तीसरे एंट्री पर आते हैं। When bill is honored on the date of maturity, बिल अगर हम बिल हमारा ऑनर हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? पहली कंडीशन तो ये होगी कि या तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर हमें कैश में पेमेंट मिल रही है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर हमारे अकाउंट में पेमेंट कर रहा है, वो अकाउंट ट्रांसफर कर रहा है, जैसे कि आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर चलता है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है सपोज अकाउंट टू अकाउंट, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो डेबिट होगा। और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल हमारा बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि जब पेमेंट हमें मिलेगी तो हम लिखा हुआ बिल क्या करेंगे? ड्रॉई को वापस कर देंगे कि हाँ ये पेमेंट हो गई है, अब ये बिल आप रखिए, है ना। तो बिल उसके पास वापस चला जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, जो बिल रिसीवेबल है वो वापस से ड्रॉई के पास में चला गया। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ड्रॉई की बात करें तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। क्यों? क्योंकि कैश जा रहा है। अगर हम कैश में कर रहे हैं तो कैश लिखेंगे, अगर अकाउंट से अकाउंट में कर रहे हैं तो बैंक लिखेंगे। और बिल पेबल अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है? क्योंकि वो बिल वापस से हमारे पास आ गया, हमने उसका पेमेंट कर दिया और वो जो एक कागज़ का बना हुआ बिल था वो हमारे पास वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बिल पेबल अकाउंट हमारा क्या हो गया? डेबिट हो गया। अच्छा, अब एक दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। सपोज अगर आपने बिल को डिस्काउंट करा लिया होता, ये कंडीशन तो मैंने बताई कि आपने बिल डिस्काउंट नहीं कराया है, नॉर्मल पेमेंट हो गई है, तो यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगा? ये देखिए, ये आपकी जो थर्ड एंट्री है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, थर्ड एंट्री, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट के साथ साथ में डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी आ जाएगा। डिस्काउंट, ये मैंने डी लिख दिया है, समझ जाइएगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका जितने का बिल है आपको पूरे का पेमेंट तो नहीं मिल रहा है, कुछ उसमें डिस्काउंट कट रहा है ना। आपने पढ़ा होगा डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या हो रहा है? ड्रॉअर डिस्काउंट में जा रहा है, ड्रॉअर को बैंक को पेमेंट करनी पड़ रही है या उसको डिस्काउंटेड बिल मिल रहा है। अगर उसका 1000 का बिल था तो उसके अकाउंट में सिर्फ 900 ही रुपये आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपके सपोज बिल रिसीवेबल जो था वो आपका 1000 का था, पर आपके अकाउंट में 900 आए, तो आप कैश और बैंक अकाउंट के सामने क्या अमाउंट लिखोगे? 900, फिर डिस्काउंट के सामने क्या लिखोगे? 100। ठीक है, 900 एंड 100, और वो दोनों कैलकुलेट होके आपके क्रेडिट साइड में कितने हो जाएंगे? पूरे के पूरे 1000। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? आपका बिल रिसीवेबल तो 1000 का था, पर आपके अकाउंट में कितना आया? आपके अकाउंट में सिर्फ 900 रुपये आए और 100 रुपये किस में चले गए? डिस्काउंट में चले गए। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी अगर बिल को डिस्काउंट कराते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सिर्फ थोड़ी सी एंट्री बढ़ेगी, आपको कैश और बैंक अकाउंट के नीचे डिस्काउंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जो उसका डिफरेंस अमाउंट, जो भी डिफरेंस आएगा वो अमाउंट आपको डिस्काउंट में फिल करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी कंडीशन में जब बिल ऑनर होता है, बिल ऑनर होने का क्या मतलब है? जब मैच्योरिटी डेट पे बिल का पेमेंट होता है तब ड्रॉअर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती। अभी मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में कि जब इसने बिल को डिस्काउंट कराया बैंक से और इसको पेमेंट मिल गई, ये जो ड्रॉअर है, तो ये क्या हो गए? ये पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन से बाहर हो गए। ठीक है, बोला था मैंने ट्रांजेक्शन से बाहर हो गए। तो जब ये ट्रांजेक्शन से ही बाहर हो गए तो फिर इनके अकाउंट में एंट्री क्यों होगी? फिर इनसे कोई मतलब ही नहीं रहा। तो जब हम बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं तो उसके बाद मैच्योरिटी के टाइम पर, ये देखिए जो थर्ड एंट्री उसमें क्या लिखा है? व्हेन बिल इज ऑनर्ड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की डेट पर इनके अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, ये तो आपका था बिल का डिस्काउंट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि बिल का डिस्काउंट होता क्या है। बिल डिस्काउंट कराते हैं तो उसके केस में एंट्रीज, आपकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी। अब हम देख लेते हैं डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने डिसऑनर ऑफ चेक देखा था, डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हम देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, डिसऑनर कौन कर सकता है? जैसे चेक का डिसऑनर था
तो उसमें जो पेमेंट कर रहा था, यानी कि बैंक पेमेंट कर रहा था ना, चेक के केस में तो बैंक ही पेमेंट करता है, तो बैंक उसको डिसऑनर कर रहा था। वैसे ही जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट कौन करता है? ड्रॉर तो बिल को बनाता है, और कई बार जो ड्रॉर होता है वही पे ही होता है, कहने का मतलब है उसी को भुगतान मिलने वाला होता है, वही भुगतान प्राप्त करता होता है। पर इसमें भुगतान करता कौन होता है? इसमें भुगतान करता होता है ड्रॉई, जिसको भुगतान करना है वही मना कर सकता है। तो बिल को डिसऑनर कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ड्रॉई कर सकता है। ठीक, अच्छा, इसकी कुछ कंडीशंस होती है। मैं शायद इसमें स्लाइड भूल गई लगाना, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। ड्रॉई बिल जब डिसऑनर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें जो है आपका बिल है वो डिसऑनर हो सकता है? देखिए, पहली कंडीशन होती है कि दो कंडीशन होती है, पहला नॉन एक्सेप्टेंस और दूसरा होता है नॉन पेमेंट। नॉन एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ? ड्रॉर ने बिल बनाया, ड्रॉई के पास एक्सेप्टेंस के लिए भेजा। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज तभी वैलिड माना जाएगा जब आप उस पर एक्सेप्टेंस दोगे। अगर उस पर एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा, वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, उसको कोर्ट में नहीं माना जा सकता, वो मान्य नहीं होगा। तो अगर हम एक्सेप्टेंस देने से ही मना कर दें तो बिल डिसऑनर हो जाएगा, बिल बेकार हो जाएगा। तो पहला नॉन एक्सेप्टेंस, अगर जो ड्रॉई है जिसे एक्सेप्टेंस देना है वो उस पर स्वीकृति देने से मना कर दे, है ना, ये वो बिल को अस्वीकार कर दे, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन होती है, उसने एक्सेप्टेंस तो दे दी पर 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद जब उस बिल का पेमेंट होना था तब उसने पेमेंट करने से मना कर दिया। ये होती है नॉन पेमेंट की कंडीशन। पहला था नॉन एक्सेप्टेंस की कंडीशन और दूसरा है हमारा नॉन पेमेंट की कंडीशन। नॉन पेमेंट की कंडीशन का क्या मतलब हुआ? नॉन पेमेंट क्यों होगा? पहली बात, अगर जो ड्रॉई है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, जिसे भुगतान करना है, जो भुगतान करता है वो दिवालिया हो जाए, उसकी लायबिलिटीज उसकी एसेट से बढ़ जाए, उसके पास पैसे ही ना हो भुगतान करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में वो मना कर सकता है। पहली कंडीशन क्या हुई? इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉई। फिर दूसरी कंडीशन हो गई डेथ ऑफ द ड्रॉई। अगर ड्रॉई की उससे पहले डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी बिल डिसऑनर हो जाएगा। जिसको पेमेंट करनी थी जब वही नहीं रहा तो आपका बिल डिसऑनर हो गया। ठीक है, तीसरी कंडीशन आपकी होती है, अगर जो ड्रॉई है उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ जाए, वो मेंटल इनस्टेबल हो जाए किसी वजह से, है ना, पेमेंट करने से पहले, तो ऐसी कंडीशन में भी पेमेंट करना ज़रूरी नहीं होगा और वो बिल, आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा? वो डिसऑनर हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या थी? इंसॉल्वेंट हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है? डेथ हो जाए। तीसरी कंडीशन क्या है? अगर वो किसी तरह से मेंटली इनस्टेबल हो जाए। और चौथी लास्ट कंडीशन है, अगर वो किसी पर्सनल रीज़न से या विलिंगली वो मना कर दे कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा। तो ये 4 कंडीशंस होती हैं जो आपकी नॉन पेमेंट की कंडीशंस हो सकती हैं। और नॉन एक्सेप्टेंस का क्या मतलब था? नॉन एक्सेप्टेंस मतलब उसने इनिशियल स्टेज में ही उसको एक्सेप्ट नहीं करा, जब उसे एक्सेप्टेंस देने के लिए बिल भेजा गया तभी उसने उसको एक्सेप्ट करने से, उस पर साइन करने से, स्वीकृति देने से उसको मना कर दिया, तो वो थी नॉन एक्सेप्टेंस की कंडीशन। तो इसको 2 कैटेगरीज में आप डिफाइन करोगे। डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज 2 कैटेगरीज में होगा, पहला नॉन एक्सेप्टेंस, दूसरा नॉन पेमेंट। नॉन एक्सेप्टेंस में इस इनिशियल स्टेज में रिफ्यूज़ कर देता है, एक्सेप्टेंस नहीं देता, साइन नहीं करता। और नॉन पेमेंट की कंडीशन में या तो डेथ हो जाती है, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, या मेंटल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, या फिर वो किसी वॉलेंट्री रीज़न से, पर्सनल रीज़न से वो मना कर देता है कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा। किसी भी, वो उसका पर्सनल रीज़न हो सकता है, किसी भी रीज़न से वो खुद से मना कर देता है कि मैं पेमेंट आपको नहीं करूँगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी बिल ऑफ एक्सचेंज के डिसऑनर होने की। सो थैंक यू, ये आज का टॉपिक था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।